नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के ऐसे अतिवादी संगठन की जिस पर काबू पाने के लिए देश की कई केंद्रीय एजेंसियां एक साथ लगी हुई हैं। ये अतिवादी संगठन है पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वो संगठन है जिसने पिछले कुछ समय से देश में आतंक मचा रखा है। चाहे दिल्ली में दंगे का मामला हो या फिर शाहीन बाग में महीनों तक चला हुआ सड़क जाम, देश के कई हिस्सों में लव जिहाद के मामले हों या फिर हिजाब के नाम पर विवाद भड़काना हो या फिर हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप, इन सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम सामने आता है। लेकिन अब सरकार ने इसकी कमर तोड़ने का मन बना लिया है। पिछले 24 घंटों में पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 106 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद चारों तरफ से पीएफआई पर बैन की मांग उठने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बैन से काम चल जाएगा? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा जी। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सवाल आपसे ये है कि आज चारों तरफ से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा? क्योंकि हम देख चुके हैं कि सिमी को बैन किया गया तो वो पीएफआई का चेहरा लेकर सामने आ गया। अब इस पर बैन लगाया जाएगा तो वो कोई और चेहरा लेकर सामने आ जाएगा। ये तो रावण की तरह हो गया है, जिसपे अलग अलग चेहरे हैं और एक सिर काटिए तो दूसरा सामने आ जाता है। क्या कहना है इसका? धन्यवाद अंशुमन जी कि आपने मुझे अपने इस चर्चा में कहा कि आप भागीदारी करिए। इसके लिए अंशुमन जी, चर्चा शुरुआत करने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आपके जो इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में आपने इन लोगों को अतिवादी संगठन कहा, मुझे इससे इसी से आपत्ति है। अतिवादी नहीं है, ये आतंकवादी है। और आतंकवाद को अतिवाद कहना अपने आप में एक पोजीशन को सॉफ्टन करना हुआ, यानी कि उसमें एक विनम्रता लानी हुई, उसमें मैं तो कमजोरी बोलता हूँ, क्योंकि भारत को हमेशा से सॉफ्ट नेशन का दर्जा दुनिया भर में दिया गया। तो ये मानसिकता उसी की उपज है कि आप आतंकवादी को अतिवादी कहिए, ये हमेशा से चला रहा है। मैं इसे मुझे लगता है कि परहेज करता हूँ और करना भी चाहिए सबों को। ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये अतिवादी नहीं है, आतंकवादी। अब मैं आता हूँ मुद्दे मैं स्वयं को करेक्ट करता हूं सर, मैं खुद मानता हूं ये एक शुद्ध रूप से आतंकवादी संगठन है जी। तो अब धन्यवाद। अब मैं आता हूँ मूल विषय पे। आपने पीएफआई का नाम लिया, जैसे सीएमसी से पीएफआई बन गया। पीएफआई एक सोशल डेमोक्रेट पार्टी ऑफ एसडीपीआई करके है, वो भी है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो लगातार देश में अस्थिरता नहीं बल्कि आतंकवाद के जरिए देश में न सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन की जिसको जी एक वो सपना देखते हैं, वो सपना ही होगा मुंगेरी लाल का। और दूसरी बात ये भी है, इसमें एक धर्म का भी पुट है। आप ये देखिए, इसमें आतंकवाद जो है ये एक बहुत ही गंभीर विषय है दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके यहाँ चैनल पे पहली बार कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही विचित्र सा नेक्सस है इन लोगों का, गठजोड़ है नापाक। ये बहुत ही खतरनाक ये इनका गठजोड़ है, इस्लामिक कम्युनिस्ट गठजोड़, ये दुनिया भर में। और ये लोग करते क्या है कि दुनिया में आपस में हाथ मिला के लड़ाई करते हैं। जहां प्रजातंत्र है, जहां पर की डेमोक्रेटिक सेटअप्स हैं, वहां लड़ते हैं और लड़के वहां पर अस्थिरता फैलाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां सत्ता अस्थिर कर दी जाए। उसके बाद जिसके हाथ में सत्ता लगे वो लेके सत्ता भाग जाए। हाँ, ये उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि कम्युनिस्ट रिजीम में कोई इस्लामिस्ट बात करने वाला नहीं होगा। इस्लामिस्ट रिजीम में, इस्लामिक रिपब्लिक में, इस्लामिक स्टेट में कोई कम्युनिज्म की बात नहीं करेगा, लेकिन लड़ेंगे दोनों साथ। और यही चीज भारत में भी इन लोगों ने लागू किया है, दुनिया भर में है। आप देखिए, जितने भी जो कम्युनिस्ट, मैं तो उनको आतंकवादियों की ही श्रेणी में रखता हूं। और मैं आऊंगा इस विषय पे जिसमें अभी आपने उठाया है मुद्दा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ऐसे जो विदेशी अखबार हैं,
ये कम्युनिस्ट एजेंडा लेके चलाते हैं और बहुत खुलेआम आतंकवाद के समर्थन करते हैं। तो इसलिए ये एक उनका एक दुनिया भर में विश्व स्तरीय गठजोड़ है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमिताभ सिन्हा जी मौजूद हैं, जो पीएफआई के मसले पर प्रकाश डाल रहे थे। जी अमिताभ जी। तो मैं उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जो अभी आतंकवाद से के समर्थन में जो लगातार भारत में एक माहौल बना, एक मानसिकता रही, मैं उस पर एक संक्षिप्त सा अपना एक बयान दे रहा था, एक टिप्पणी कर रहा था। उसमें मैं जो बलिदानी मोहन चंद शर्मा जी हैं, जिनको बाटला हाउस एनकाउंटर में जिनकी हत्या हुई थी, उसके बारे में उस समय के जो शासन की मुखिया थी सोनिया जी, उन्होंने कहा अपने एक कैबिनेट मंत्री के माध्यम से कि मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं रोती रही। उनके मोहन चंद शर्मा जी के लिए नहीं, उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने जो मर गए थे। तो ऐसे मानसिकता जो है भारत में लगातार चलती रही और दुर्भाग्य से भारत के प्रजातंत्र में वैसे लोगों को लगातार सत्ता भी मिलती रही। लेकिन धीरे धीरे अंत में पाप का घड़ा भरता है और अब मैं मानता हूँ कि अब भारत की जो जनता है, जनता जनार्दन, वो उन्होंने समझ लिया है कि उनकी भी वास्तविक में जो भलाई है वो कहाँ है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी दल विशेष की बात करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि जो जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, वो सॉफ्ट ऑन टेरर जो लगातार रहा, उसके पीछे कारण था एक अपीजमेंट का। और वो मैं सीधी बात करूंगा, मुस्लिम अपीजमेंट, क्योंकि आतंकवाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रश्न है अपने इस्लाम के कॉन्सेप्ट के कारण, या उसको आप चलिए यदि सॉफ्ट होकर सोचेंगे तो उसके मिसयूज के कारण, कुरान के मिसयूज के कारण आतंकवाद दुनिया भर में एक तरीके से पर्याय बना हुआ है मेनेस का, एक तरह के पूरी दुनिया त्रस्त है उससे। तो मैं इस मानने को मानता हूँ कि अपीजमेंट की वजह से सारी चीजें जो है गड़बड़ी रही लगातार भारत में। और अब जब से 2014 के बाद से पहले मैं उसकी बात करूं तो पहले पोटा था, टाडा था, ये सारी चीजों को दबाव में सरकार ने हटाया। और साथ में अब जो स्थितियां हैं उसमें पीएफआई और जो एसडीपीआई है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़े हुए हैं और इस्लामिक आतंकवाद से, साथ में माओइस्ट आतंकवाद भी है। और उनको भी सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। उनको ये नहीं मानना चाहिए वो अपने लोग हैं, और उनको भी आतंकवाद की श्रेणी में माना जाना चाहिए, लेकिन वहां पर उनको कहा जाता है नक्सलवाद है। मैं मानता हूँ वो भी आतंकवाद का एक अगला एक्सटेंशन है। वो नेक्सस जो है, अनहोली अलायंस जो है इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट का, उसका एक वो अलग हिस्सा है। अब मैं बात आता हूँ पीएफआई। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में उसको बैन करिए तो नए, जैसे आपने कहा कि वो रावण की तरह उसका दूसरा रूप, दूसरा सर आ जाता है, तो रावण के इसी प्रश्न में उत्तर भी है। तो रावण का संहार भगवान श्री राम ने कैसे किया? तो उसके जो उसकी जो जीवन वो थी, उस पे बाण मारे, उसके जो जीवन रेखा थी, उसके लिए उसका जो जीवन बिंदु था वो नाभि में था, और वहां पर अमृत को सुखाने की जरूरत थी। अब एक नया कानून जो है, जो पुराना ही कानून है, एक नए कलेवर में है, यूएपीए, जो एक अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको कहते हैं, उसको नए तरीके से सरकार ने लागू किया है। और उसमें एक बहुत बढ़िया बात हुई है कि जो उसके अनुच्छेद 4 में संशोधन हुआ है, उसके बाद पहले सिर्फ संगठन को आतंकवादी मानने की परंपरा, उस मान्यता थी उस एक्ट के हिसाब से, यूपीए एक्ट में। अब उसमें उसके अनुच्छेद 4 में संशोधन करके कहा गया नहीं, जो उसमें शामिल लोग हैं, जो कि आईपीसी भी कहता है, आईपीसी दो तरीके से डील करता है। जैसे कोई क्राइम हुआ, दो क्राइम, उसके साथ में जो कनाइवेंस होता है, उसका जो उसके साथ लोग जो साथी होते हैं, वो भी समान रूप से दंड के भागी होते हैं। दो आईपीसी के जो धाराओं के तहत, आईपीसी में एक 34 है, कॉमन इंटेंशन कहता है। जैसे एक क्राइम करने के लिए कोई गया, उसके साथ में 4 और लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट क्राइम नहीं किया, लेकिन उस क्राइम को सपोर्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर में भी उसी अपराध के तहत मुकदमा चलता है। इसको कॉमन इंटेंशन बोलते हैं आईपीसी सेक्शन 34 में। उसी तरीके से आईपीसी का सेक्शन 120 बी है, 120 बी, जो आपराधिक षड्यंत्र को दिखाता है, उसमें भी बराबर का उसको भागीदारी मानते हैं उस मेन अपराध के साथ।
लेकिन जी आतंकवाद में एक अजीब सी स्थिति थी कि आतंकवाद में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो अकेला है, बाकी उसके लिए जितने भी उसके ओवरग्राउंड फेसेज हैं, उसके जो स्लीपर सेल हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी। अब ये जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं या जो ओवरग्राउंड फेसेज ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, जैसे कि वो जैसे ही टेररिस्ट पकड़ा जाए तो उसके बारे में बातचीत करें, उसके केस को आगे हाईलाइट करें, उसको मानवाधिकार के दायरे में लेके आए, उसके अलावा उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दें, तो भी इन सब चीजों में उसके ऊपर में कार्रवाई अलग होती है, वो उस टेररिस्ट एक्टिविटी की श्रेणी में नहीं आता। यूएपीए के इस अमेंडमेंट के बाद से मैं मानता हूँ कि उसमें एक बहुत ही पोटेंट चेंज आने की संभावना है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो जी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली या रिमोटली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में ही, आतंकवादी की श्रेणी में ही माना जाए और आतंकवादी के जैसे ही उसको भी दंड प्रक्रिया का सामना करना पड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जैसे उसमें यूएपीए के एक्ट में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, फांसी और उम्र कैद का भी प्रावधान है, उसके साथ उसमें एक जो जैसे आमतौर पर बयान में होता है कि बयान जो है वो पुलिस के पास जाने के बाद में उसको 164 में जब तक कि आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं करवाए तो वो उसका मेंटेनेबिलिटी उसकी नहीं होती एविडेंस एक्ट में। इसमें थोड़ा एम्पावरमेंट और चाहिए, एनआईए देना चाहिए कि एनआईए ने कोई एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया तो उसकी विश्वसनीयता 164 के इक्विवेलेंट मानी जानी चाहिए। सीआरपीसी में 164 में कहते हैं कि उसके लिए हर एक अभियुक्त को पहले जाके मजिस्ट्रेट के पास बयान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस के पास बयान मान्यता प्राप्त नहीं है सीआरपीसी के हिसाब से। लेकिन कुछ जैसे ईडी को भी 164 के बराबर का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही एनआईए को भी मिलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि ऐसे मामलों में नो टू टेररिज्म, डायरेक्टली या रिमोटली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी उसमें शामिल होगा या दिखेगा, चाहे किसी तरीके से जुड़ा हुआ, उसको तुरंत कार्रवाई की जाए 164 के तहत, उससे बयान लेके और उसके ऊपर में कार्रवाई हो कैपिटल पनिशमेंट के साथ। उसमें कोई अच्छा छोटी धाराओं की चर्चा न हो, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये पोटेंशियल थ्रेट टू लाइफ है जो निर्दोष लोग हैं उनके लिए। क्योंकि जी आतंकवाद होता क्या है, निर्दोषों की हत्या, और निर्दोष की हत्या करने के लिए निरर्थक आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए एक आतंक का माहौल पैदा करें, और उस आतंक के माहौल को पैदा करने का सबसे जो आपके पास मुख्य हथियार है, जो मुख्य उसका आपका जरिया है, वो है कि मासूम निर्दोषों की हत्या करना। तो ये तो जघन्यतम अपराध है, रेयरेस्ट क्राइम में आता है। और इसीलिए और जी उसके साथ जो उसको सीधा प्रत्यक्ष या परोक्ष जो भी मदद करते हैं उसको उसी श्रेणी में माना जाएगा। ये तो जो उसके अनुच्छेद 4 के संशोधन के बाद माना गया है, उसमें 164 का वो जो अमेंडमेंट करके एनआईए को भी एम्पावर कर दिया गया है, तो उससे इस समस्या का समाधान हो गया कि तुरंत उसके ऊपर में एक स्पीडी ट्रायल करके उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और ये मैं मानता हूँ जो रामायण में कहा गया है, विनय न माने तो जल्द जड़ा गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब विनिभय हुई न प्रीति। देखिए जी एक जो जो माइट है जो जो हमारे लीगल सिस्टम का, वो धीरे धीरे छीन हुआ है, वो कमजोर हुआ है, और उसका फायदा ऐसे तत्व बहुत प्रेम से उठाते हैं। उनको जेल जाने से कोई दिक्कत नहीं है, जेल जाते हैं उससे हीरो बनते हो, तो उनका पूरे तरीके से सफाया हो, और वो कुछ लोगों का हो तो बाकी लोगों पे एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट होगा। और अंतुमन जी, मैं आपको एक चीज बहुत ही गंभीरता से अपनी बात कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से और एक जिम्मेदारी से, कि इस मामले में सबसे सही इलाज यही है कि कॉमन सिविल कोड वगैरह की बात करना व्यर्थ है। पर्सनल लॉज पूरी तरीके से सेग्रीगेट हों, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए उनके पर्सनल लॉ भी उनके रहने दीजिए, और साथ में उन पे शरिया लॉ लगाइए, आईपीसी उन पे नहीं लगना चाहिए। और इसका तरीका यह होगा कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, और ये कुरान कहता है उनका। इसीलिए यही जब स्थिति बनेगी, क्यों इस्लामिक देशों में अपराध कम है, क्यों वहां आतंकवाद लगभग नगण्य है, क्या वहां चोरी चकारी हत्या बहुत कम है? क्योंकि वहां शरिया कानून है। मैं तो शरिया कानून की वकालत कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ
कि आईपीसी वैसे लोगों के लिए यही जो तो कुरान दिलचस्प की बात है मान्यताओं अमिताभ के जी हिसाब से। कि मुस्लिम समुदाय पर्सनल लॉ में शरिया चाहता है, क्रिमिनल लॉ में शरिया नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर शरिया लॉ लागू हो गया तो उनकी मैं सारी जो मैं आतंकवादी गतिविधियां हैं वो मैं नष्ट हो मैं जाएंगी। इस आपके माध्यम से और अलग अलग मैंने अपने माध्यमों में ये बात उठाई भी है कि मैं मानता हूं कि कॉमन सिविल कोड की मांग करना गलती है। कॉमन सिविल कोड की जगह पे सबों को बहुत ही सुंदर तरीके से उनके व्यक्तिगत कानूनों को लगाया जाना चाहिए, और सिविल और क्रिमिनल दोनों आपके, जी और उसके बाद वो तभी उनको ये पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति के जान की कीमत क्या है। वरना ये करते क्या है कि ये यदि 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 उनका कुरान कहता है कि तुम शहादत दे दो, शहादत देने से ऊपर जाओगे तो तुमको हूरें मिलेंगी, और यदि बच गए तो तुम यहाँ पर तो अल्लाह के बहुत नजदीक चले जाओगे, बहुत प्रिय हो जाओगे। तो ऐसी चीजों को मानने वाले लोगों के लिए बेहतर है उनको हूरों के पास भेजा जाए। इसलिए इसलिए शरिया कानून, क्योंकि वो कुरान को मानते हैं, कुरान ने जो इस्टेब्लिश किया है लॉ, उसके हिसाब से उनको व्यवस्था दी जानी चाहिए। आईपीसी उनके लिए नहीं है। इसीलिए अमिताभ जी, ये दो आपने चीजें। सारी बातें कहते कहते एक बहुत अहम बात कही कि इन लोगों को गिरफ्तारी का और मामला दर्ज होने का कतई डर नहीं है। अभी तक की बिल्कुल जांच में ये सामने आया है कि पीएफआई वालों को भी गिरफ्तारी और जांच का कोई डर नहीं था। इन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी। इन्होंने 10 संगठन बना रखे थे: सोशल मालूम। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, राष्ट्रीय अखिल भारतीय इमाम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। ऐसे 10 संगठन इन्होंने पहले से बना रखे हैं। यानी ये तैयारी में है कि हम पर बैन लगे और हम नए चेहरे के साथ सामने आ जाएं। मैंने कहा, मैंने तो लफ्ज पे हाथ रखने की कोशिश की है। इसीलिए ऐसे लोगों को जो कि गिरफ्तारी को एक माध्यम मानते हैं अपने प्रसिद्धि पाने का और अपने उसका हीरो बनने का, उन लोगों को, कुछ लोगों को ही सही, इमीडिएट दंड यदि मिले, तुरंत दंड मिले फास्ट ट्रैक में, और उनको कैपिटल पनिशमेंट हो, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि ये देश का कानून अब बदल गया है। दूसरी बात, उनको ये, जब तक कि जो बाकी लोगों में देखिए, कानून जो है वो क्या क्रिएट कर, वो डेटरेंट क्रिएट करता है फॉर लॉ अबाइडिंग सिटीजन और अनलॉफुल पीपल। जो लॉ को नहीं मानने वाले गैर कानूनी लोग हैं, जो जराइम पेशा हैं, अपराधी हैं, उनके और जो न्यायप्रिय नागरिक हैं, उनके बीच में जो एक लाइन, सीमा रेखा होती है, वो सीमा रेखा इसी की होती है, वो है भय की। उसको भय को डेटरेंट कहते हैं, और वो क्रिएट करने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले लगभग 75 सालों में कानून के राज की अवधारणा कमजोर हुई है, और माइट इज राइट ज्यादा हुआ है, और खास करके ऐसे तत्व जो कि धार्मिक आधार पे मानते हैं कि हम अपराध करें, क्योंकि हमें तो हमारे धर्म ग्रंथों से कहा गया है कि करो, तो फिर उसका तो इलाज बस एक ही है। जी, तो अमिताभ जी, आपने ये कहा कि भारत में मुसलमानों को शरिया कानून उन पर लागू होना चाहिए, जो मैं हाथ के मांग बदले करता हूँ। हाथ और आंख के बदले आंख की बात करता है। मैं तभी मांग इस करता हूँ। समस्या का समाधान होगा। और पर्सनल लॉ की बात करना बेमानी है। बिल्कुल। और वास्तव में अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें, वास्तविक धरातल पर देखें, तो आपने बहुत अहम बात कही है। इस बात को कई सारे चेहरों से, कई सारे आवाजें उठाई जानी चाहिए इस मुद्दे को लेके। बिल्कुल। तो पीएफआई और इसकी समस्या का एक आपने अनोखा समाधान दिया है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल समाधान दिया है। उदय बहुत इंडिया से धन्यवाद। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।